Hello everyone, a very warm welcome to Desire IAS YouTube channel. Friends, we are going to start with the news. The हिंदू में देखा जाए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज रही और आइए एडिटोरियल सेक्शन में हम लोग केवल और केवल इन न्यू डेमोक्रेसी वाले टॉपिक सेकंड वाले न्यूज में कवर करने वाले हैं। ओके, और इसमें क्या है कि इन न्यू डेमोक्रेसी कैसी है उसके बारे में बात है। और ये डेमोक्रेसी मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या है, बेसिकली बिलोंग करती है किस फीचर को, जिसमें कि होता है कि फ्री एंड फेयर स्टेट हो, मल्टी पार्टी हो, फिक्स टर्म इलेक्शन हो और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हो। और कंटेस्टेंट जो है पार्टी विनिंग द मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स, वो जो है इट कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। और जो है जो अदर लोग हैं, जो लोग कम वोट्स लिए, वो अपोजिशन बनाते हैं। ओके, अपोजिशन में बैठते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स जो है अगर देखा जाए तो जो है मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इन द लेजिस्लेचर कम्स, जो माइनॉरिटी ऑफ द वोट्स कर रहे होते हैं उनके उस पर आता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि देखा जाए कि 100 लोग हैं इलेक्टोरल वोट्स में। ओके, इलेक्टोरल रोल्स में इतने लोगों का नेम है, बट अगर जो है 50 लोग ही वोटिंग करने जाते हैं और इस 50 लोग में जो है लगभग अगर कह लें 28 लोग जो हैं एक सर्टेन पार्टी को वोट करते हैं, तो वो पार्टी जो है वो ऐसा becomes eligible for forming the government. ओके, अब क्या है कि देखो कभी कभार क्या होता है कि 2% ऑफ द वोट शॉर्ट पड़ जाता है, तो और पार्टी की मदद ली जाती है जिसको कि कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। एंड नरेंद्र मोदी के उसमें भी ये चीज़ आई थी 2014 में, हैड द बैकिंग ऑफ 31% ऑफ द वोट कास्ट इन 2019। और अगर डोनाल्ड ट्रम्प एंड हिलरी क्लिंटन का देखा जाए तो डेफिसिट ऑफ ओवर प्रेसिडेंशियल रेस के इलेक्शन में विद डेफिसिट ऑफ 2.5 मिलियन पॉपुलर वोट से हिलरी क्लिंटन वाज नॉट एबल टू बिकम द प्रेसिडेंट। सो व्हाट डेमोक्रेसी ब्रॉड, डेमोक्रेसी से आता क्या है, देखो इंडिविजुअल राइट ऑफ फ्रीडम आ जाती है और वो भी गारंटीड टाइप की। फ्री मार्केट इकोनॉमी लोग एंजॉय कर सकते हैं, एंड इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स एंड फ्रीडम ऑफ लाइफ, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो इलेक्शन क्रिएटेड स्पेस फॉर चेंज ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अगर आपको वो गवर्नमेंट नहीं पसंद है तो इलेक्शन हो जाता, कुछ साल बाद इलेक्शन गवर्नमेंट गिर जाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर, या फिर जो है कह लें कि आफ्टर 5 ईयर्स इलेक्शन होता है तो उसमें गवर्नमेंट चेंज करने की अपॉर्चुनिटी लोगों के पास रहती है। और रिवॉल्यूशन लाके भी होता है कि चीज़ें बदली जा सकती हैं। तो वन ऑफ द डेमोक्रेसी इज प्राइमरी प्रेमाइज फ्री मार्केट जो है वो अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसके डायनेमिक्स चेंज होते दिख रहे हैं और वो कहीं ना कहीं थ्रेटफुल कंडीशन में है। सो नोशन ऑफ द फ्री चॉइस ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ वोट एट द बैलेट बॉक्स जो है उसको कहीं ना कहीं जो है मैनिपुलेशन किया जाता है और लोगों की चॉइसेस को इन्फ्लुएंस किया जाता है। जैसे कि एग्जिट पोल में दिखा दिया कि जो है ये सर्टेन एक्स टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज गेटिंग दिस मच ऑफ वोट और चांसेस हैं कि इसके जीतने के, तो ज़्यादातर पब्लिक जो है उसी उसको वोट करती है अगर उनके पास एक सर्टेन टाइप ऑफ आइडियोलॉजी नहीं होती है फॉलो करने के लिए। अब एडोल्फ हिटलर का एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये जो है एक सर्टेन मेथड से जो है कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें ये चुने एंड ही बिकेम द केम इनटू द पावर। बट हुआ क्या, व्हेन ही बिकेम इनटू द पावर इन्होंने सोचा कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को ही हटा दिया जाए बिकॉज वो उनके रास्ते में आ रहा था। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जब लोग पावर में आ जाते हैं और अपना कह लें कि जो पावर का यूज़ जो है एक इलेजिटिमेट मिस यूज़ करने लग जाते हैं। सो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड पॉलिटिकल पावर वॉज द केस विद वन कंट्री और सोसाइटी, ये हर जगह कहीं ना कहीं देखने को मिला है, भले ही वो यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील, हंगरी, टर्की या फिर और भी कहीं हो। तो बेसिकली जो है अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी क्या फीचर्स लेकर आती है, जिसमें कि लिबर्टी होता है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ओके, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल, तो ये सारी चीज बट अपोजिट होने लगता है। इसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर एक सर्टेन ग्रुप एंजॉय करने लग जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, जब ऐसा होने लगता है तो डेमोक्रेसी का जो बेसिक एसेंस है वो खत्म होने लग जाता है कहीं ना कहीं। ओके, अब हम आते हैं इसके बाद मिशन कर्मयोगी टू ट्रेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। कर्मयोगी जो है
ये मिशन बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबको समझने के लिए, क्योंकि ये जो है ये प्रोग्राम फॉर द सिविल सर्वेंट्स लोगों के लिए है। ओके, कल आप जब सिविल सर्वेंट्स बन होगे आपको पता होना चाहिए एक मिशन कर्मयोगी जो है ये आया था 2020 में, ये अप्रूव हुआ था बाय द यूनियन कैबिनेट। और इसमें है क्या, देखो कैपेसिटी बिल्डिंग का है और ये परफॉर्मेंस इवेल्युएशन का है। ये स्कीम जो है, केवल ये मिशन कर्मयोगी स्कीम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है। और ये लगभग 510 करोड़ के आउटले पर होगी ओवर अ 5 ईयर पीरियड। और इसमें जो है एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज करा जाएगा फ्रॉम द सिविल सर्वेंट, जिसमें कि 431 रुपीज़ का है। तो ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा उनके जो सैलरी आती है उससे। जो ये स्कीम है इट वॉज मीन टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव होगी पोस्ट रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट रिफॉर्म है। आफ्टर यू गेट रिक्रूटेड उसके बाद जो है ये स्कीम आएगी, किस लिए, जिससे कि एक रिफॉर्म लाया जा सके सेंट्रल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में इन मच द सेम वे एज अ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अप्रूव लास्ट वीक इस प्री रिक्रूटमेंट रिफॉर्म। तो ये एक रोल बेस्ड है, इसमें क्या है रूल बेस्ड रोल बेस्ड के ऊपर फोकस होगा और बाय द एचआर मैनेजमेंट एंड इट कैन बी डन बाय मैचिंग एंड ऑफिशियल कॉम्पिटेंसीज देखी जाएगी टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट। जैसे कि आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में जॉब मिला, उसमें आपकी पोस्टिंग हुई, ओके, या फिर कह लें कि आपकी रेलवेज में पोस्टिंग हुई, तो उसमें पोस्टिंग होने के बाद जो है आपने ट्रेनिंग करा और पोस्टिंग हुई आपकी, ओके। तो इस पोस्टिंग में क्या हुआ कि ये देखा जाएगा कि आपकी उसकी कॉम्पिटेंसी कितनी है उसके अकॉर्डिंग, और उस पर फिर वर्क करा जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि अपार्ट फ्रॉम द डोमेन नॉलेज ट्रेनिंग दी जाएगी। द स्कीम विल फोकस ऑन द फंक्शनल और बिहेवियर कॉम्पिटेंसीज लोगों की, उस पर भी फोकस करा जाएगा। जो सर्विस मैटर है जैसे कि कंफर्मेशन आफ्टर प्रोबेशन पीरियड हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया, वर्क असाइनमेंट हो गया, नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी, ये सब इंटीग्रेट होगी इनटू द प्रपोज फ्रेमवर्क। प्रोबेशन पीरियड में क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड में जब आप ट्रेनिंग करते हो, ओके, उसको कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, उसी के साथ साथ एक प्रोबेशन पीरियड भी होता है, उसमें लगभग जो है वो 2 साल का होता है, 1-2 साल का होता है, डिफरेंट उसमें रहता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको अपने बॉस के उसमें जो है वर्क करना पड़ता है। जब आप उसमें वर्क करोगे तो जो है वो एज एन इंटर्न की तरह आप वर्क करोगे इसमें, ठीक है। हर तरीके का वर्क आपको करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है अपने बॉस को, और इसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है सर्टिफिकेट बनता है। और आपने इसको पास कर लिया तो जो है आपको जो है आपकी सर्विस जो है वो टेम्परेरी से परमानेंट हो जाती है, ओके। ये प्रोबेशन पीरियड में मतलब आपकी भी सर्विस जो है जॉब जो है आपकी टेम्परेरी है। डिप्लॉयमेंट मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डिप्लॉयमेंट करना। कभी कभी वैकेंसी क्रिएट होती है तो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दिया जाता है, ओके, या फिर लोग अपने आप उसको फिल कर सकते हैं। इस तरीके की डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें होती हैं। एंड वर्क असाइनमेंट होता है, नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी होती है। सो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है इट विल डिलीवर थ्रू एन इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ओके। और IGOT कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म के उससे करा जाएगा, जिसमें कि जो है कंटेंट लिया जाएगा फ्रॉम द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ओके। अब फोकस किस पर होगा, एम क्या है कि जो फ्यूचर रेडी सिविल सर्वेंट है उसको तैयार करना, और विद राइट एटीट्यूड रहे, स्किल रहे, एज वेल एज नॉलेज रहे उनमें। और ये जो सिविल सर्वेंट है दैट विल बी अलाइन टू द विजन ऑफ न्यू इंडिया। तो ये सब है इसमें। जो प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल है इट विल बी सेटअप एज द एपेक्स बॉडी जो डायरेक्ट करेगी रिफॉर्म विद एन ऑटोनॉमस कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, जिस जो कि इस्टेब्लिश कर सकेगा और मैनेज कर सकेगा रिफॉर्म सिस्टम और हार्मोनाइज कर सकेगा ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स अक्रॉस द कंट्री, ओके।
इसके बाद हम आते हैं विक्ट्री इन अ लॉन्ग बैटल फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ये टॉपिक जो है आपको वुमेन एम्पावरमेंट के से रिलेटेड टॉपिक है। ओके, और ये टॉपिक ऐसे में कहीं ना कहीं आप यूज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चंस रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट उस पर यूज कर सकते हैं। अभी एक लैंडमार्क जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, ओके, इन इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, जिसमें फेब 17 में जिसमें ये था कि वुमेन जो है अब परमानेंट कमीशन में एज एन ऑफिसर एज वेल एज 10 कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स और सर्विस उसमें कंटिन्यू कर सकती हैं। ओके, उसमें भी रह सकती हैं। पहले क्या होता था कि वुमेन की जो जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही रहते थे, और उसमें क्या होता था कि ये स्कीम जो है इनिशियली अलाउड फॉर अ 5 ईयर सर्विस पीरियड एंड विच वाज रिवाइज टू 14 ईयर्स। ओके, 5 से रिवाइज करके फिर वो 14 ईयर्स कर दिया गया था। इन आर्म फोर्सेस बोथ मैन एंड वुमेन जो है ऑप्ट करते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। हाउएवर जो है जब उनका 14 ईयर्स ये कंप्लीट हो जाता है तो जो मेल ऑफिसर होते हैं उनका क्या होता है, दे कैन गेट परमानेंट कमीशन। लेकिन जो वुमेन ऑफिसर्स होती हैं तो उनका क्या होता है कि हैड पुट इन द सेम नंबर ऑफ सर्विस भले ही लग गया हो, बट उनको परमानेंट कमीशन की जो वो प्रिविलेज वो एंजॉय नहीं कर पाती थी। तो ये जजमेंट ने पूरा चेंज कर दिया कि अब उनको परमानेंट कमीशन की प्रिविलेज भी मिल सकती है। सो कल्मिनेशन ऑफ ए स्ट्रगल, ये एक आइकॉनिक जजमेंट है और इन द इंडियन आर्मी एंड ये सच टाइप ऑफ जजमेंट इंडियन एयरफोर्स ने ये फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करा था कि टू ग्रांट परमानेंट कमीशन टू एसएससी वुमेन ऑफिसर। सो इंडियन आर्मी चूज टू, ये इंडियन एयरफोर्स ने कहाँ करा था, इन्होंने करा था हाई कोर्ट में करा था, बट इन्होंने इंडियन आर्मी ने सुप्रीम कोर्ट को चूज करा बिकॉज साइटिंग रीजन फॉर द पेक्यूलियर सर्विस कंडीशंस यहाँ रहती हैं एंड ऑपरेशनल जजमेंट के कारण भी। और इंडियन आर्म फोर्सेस में अगर देखा जाए तो वुमेन वगैरह जो है एज एन फर्स्ट टाइम जो है 1992 में नॉन मेडिकल ब्रांचेस में रिक्रूट हुई थी। सो सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इश्यूड अ डायरेक्टिव जिसमें कि ये लिखा है कि वुमेन आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टाफ ड्यूटीज। अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 30% ऑफ द वुमेन ऑफिसर इंडियन आर्मी में वो कॉम्बैट जोन में मीन्स फाइटिंग जोन में भी डिप्लॉयड हैं। ओके, सो परफॉर्मिंग सिमिलर ड्यूटीज लाइक अदर ऑफिसर। इम्प्लीकेशन ऑफ द जजमेंट क्या आएगा, विद द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन वुमेन ऑफिसर जो है सर्व कर सकती हैं टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट, और उनको फोर्सफुली नहीं अब बोला जाएगा कि ये 14 ईयर्स का ही उनका करियर है। इससे क्या होगा, एक क्लैरिटी हो जाएगी उनके करियर पाथ में एंड दिस विल प्लेस वुमेन ऑफिसर एज एन इक्वल फूटिंग विद मेन फॉर प्रमोशन के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एज वेल एज इन द जॉब सिक्योरिटी। डिस्पाइट अगर देखा जाए एक रिलेटिव मिनिस्क्यूल 3.9% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन आर्मी इसमें वुमेन है। ओके, और जो है नाउ वुमेन ऑफिसर कैन बी कंसिडर फॉर कमांड रोल्स के लिए भी करियर पोस्टिंग एंड मैनी अदर अपॉर्चुनिटीज, जिससे कि वो जो है अपने आप को आइडेंटिटी बना सकती हैं। और वॉरफेयर इज चेंजिंग अगर देखा जाए तो वो बहुत जो पेट्रियार्क का माइंडसेट रहता है कि वुमेन को जो है कॉम्बैट जोन में नहीं भेजना चाहिए बिकॉज जस्ट बिकॉज अगर एनिमी जो है वो एनिमी के हाथ आ गए तो दैट विल नॉट बी हैंडल्ड ईजली। ओके, वो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो इस पैट्रियार्कल माइंडसेट को तोड़ते हुए जो है अभी क्या है कि वॉरफेयर का नेचर जो है चेंज हो गया है विद द सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनी ऑफ अस डू नॉट कंसिडर दिस एज अ क्वेश्चन ऑफ जेंडर एबिलिटी। ओके, और कंट्रीज जैसे कि यूके हो गया, यूएस हो गया, ये डेवलप कंट्रीज हैं, बट यहाँ पे भी एक कंजर्वेटिव एटीट्यूड है कि वुमेन को जो है कॉम्बैट उसमें नहीं भेजना है। बट जैसे कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, इन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ वुमेन जो है स्टार्ट कर दिया है। ओके, एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या है, बिफोर वी स्टेप
अनदर क्वेश्चन वो एड्रेस करने वाला है कि विल वुमेन गेट द अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली ज्वाइन द परमानेंटली कमीशन ऑफिसर. ओके, सो द टर्म एम्प्लॉयमेंट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन ये सब्जेक्ट टू चेंज हो सकता है. एंड कन्वर्जन इनटू परमानेंट कमीशन ये बेस्ड होता है ऑन द फोर्स रिक्वायरमेंट. इट इज़ पॉसिबल कि एक कैडर जो है वो जाए ना परमानेंट कमीशन में, और ये चीज़ इस पर कोई जेंडर बेस नहीं होगी, ये मेल और फीमेल दोनों के बेस होगा. एंड इट विल डिपेंड अपॉन द वैकेंसी इन द परमानेंट कमीशन. सो ये एक जो इशू है ये एक ला सकता है कि जेंडर पैरिटी ला सकता है विद मैन. ओके, तो एक जजमेंट है जिसको हम बोल सकते हैं कि इंडिया में इतने साल बाद आया. भले ही वो डेवलप कंट्री में नहीं है, बट इंडिया ने वो लाने की कोशिश कर दी है, एक पहल कर दी है. अब हम आते हैं एक्सप्लेन पेज पे. इस पे हम पढ़ेंगे व्हाट आर द क्वेश्चन आर एंड जीरो आर, और इसके बाद टॉपिक उठाएंगे ओबीसी सब कैटेगराइजेशन फाइंडिंग प्रोग्रेस बाय ए पैनल सो फॉर. सो क्वेश्चन आर क्या है, जीरो भी क्या है कि गवर्नमेंट ने 30 मिनट का कर दिया है क्वेश्चन आर, तो इस पर ये बेस्ड है. क्वेश्चन आर जो है ये एक लाइवलीस्ट आर होता है पार्लियामेंट में. एंड इट इज़ ड्यूरिंग दिस एक 1 आवर का ये होता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो होते हैं वो ईजिली क्वेश्चंस जो है उठा सकते हैं मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, एंड उनसे पूछ सकते हैं, अकाउंटेबल करवा सकते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन. Okay, so over the last 70 years, MP have successfully used this parliamentary devices. ओके, जिससे कि पता चल सके कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग किस तरीके की चल रही है लोगों के और लोगों के नज़र में. ओके, जैसे अपोजिशन को अगर लगे कि ये डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ इस एरिया में नहीं कर रहा है, तो वो क्वेश्चन उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड उठा सकती है, जिससे कि रिफ्लेक्ट हो सके गवर्नमेंट की वर्किंग कि वो कितना पुअरली वर्क कर रही है, और वो अपने लिए फ़ायदे में उठा सकते हैं. तो इस तरीके का ये क्वेश्चन आंसर होता है, और ये अकाउंटेबल रखता है गवर्नमेंट को. सो दिस क्वेश्चन जो है एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, एंड ब्रॉड डेटा एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गवर्नमेंट फंक्शनिंग. Okay, asking question of the government has a long history, and prior to independence, the first question asked of government was in 1893. एंड व्हाट इज जीरो आर क्या है, देखो वाइल क्वेश्चन आर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होता है, जीरो आर एक इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है. एंड द फ्रेज डज नॉट मेंशन इन द रूल ऑफ प्रोसीजर. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस ये क्वेश्चन फ्रॉम द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो आर जो है ये ऑर्गेनिकली इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आया था. एंड व्हेन MPs फेल्ट कि नीड ऑफ रेजिंग इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी और नेशनल इश्यूज है, तभी जीरो आर का ये कॉन्सेप्ट लेकर आया गया. इनिशियल डेज में पार्लियामेंट जो है ब्रेक फॉर लंच लेती थी 1 PM पे. देयरफॉर अपॉर्चुनिटी दी जाती थी MPs को कि वो 12 बजे से क्वेश्चन पूछना शुरू करें और 1 बजे तक ख़त्म कर लें. ओके, एंड अंटिल द हाउस एडजर्न फॉर द लंच. सो दिस लेड टू द आर बीइंग पॉपुलरली नोन एज द जीरो आर. ओके, एंड दिस इश्यूज एंड द इश्यूज बीइंग रेज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम वो जीरो आर सबमिशंस में होते थे. ओवर द ईयर्स क्या हुआ, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द बोथ हाउसेज इन्होंने डायरेक्शन दिया गया कि इसको स्ट्रीमलाइन करा जाए जीरो आर टू मेक इट मोर इफेक्टिव. ओके, हाउ द क्वेश्चन आर को रेगुलेट कैसे किया जाता है. सो पार्लियामेंट हैज कॉम्प्रिहेंसिव रूल फॉर डीलिंग विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन आर. जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द टू हाउस होते हैं उनके पास फाइनल अथॉरिटी होती है कि किस तरीके से कंडक्ट करा जाए ये क्वेश्चन आर. फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, यूजली जो क्वेश्चन आर होता है ये फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिटिंग होता है. 2014 में जो है जब राज्यसभा चेयरमैन हामिद अंसारी जी आए तो इन्होंने शिफ्ट कर दिया क्वेश्चन आवर को, अब ये 11 से 12 बजे होता है. सो द मूव वॉज कि डिसरप्शन ना हो सके क्वेश्चन आवर को. सो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आस्क करे जाते हैं, जो पार्लियामेंट्री रूल्स प्रोवाइड गाइडलाइंस ऑन द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड बाय द MPs. ये लगभग जो है 150 वर्ड्स के होते हैं. ओके, हाँ, और जो है ये दे हैव टू बी प्रिसाइज होना चाहिए, जनरल होना चाहिए, जिससे कि MPs लोग इजीली बता सकें.
ओके, ये इतना गवर्नमेंट टर्म्स में नहीं होता, गवर्नमेंट टर्म्स में होता है बिकॉज ब्यूरोक्रेटिक्स इस क्वेश्चन के आंसर लिख के भेजते हैं। पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस आते हैं हर डिपार्टमेंट में, उसका आंसर भेजा जाता है कि जैसे कितनी चीज़ें हैं, इस ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि कितनी नहरें जा रही हैं, तो अगर कितनी नहरें जा रही हैं तो इसमें होगा कि ये नहर ये इतनी नहरें हैं, इतने नाले बने हुए, ड्रेन्स जिसको बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएगा कि उस पर क्या वर्क हुआ। ओके, इस सेशन में 2020 में क्या वर्क हुआ, मनरेगा से कितना वर्क कराया गया, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उसको जो है आंसर किया जाता है, मीन्स डिपार्टमेंट से पूछा जाता है। विद इन सर्टेन टाइम आपको जो है वो क्वेश्चंस का आंसर बनवा के भेजना पड़ता है। और इसके बाद जो है जो एमपीज वगैरह होते हैं, जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, वो वहाँ पे वो आंसर बताते हैं। और उनको हेल्प करने के लिए क्या होता है, ब्यूरोक्रेट्स लॉबी में बैठे रहते हैं और वो उनके लिए जो है अगर कोई काउंटर क्वेश्चन आता है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहते हैं कि जो है उसको उस आंसर को रिप्लाई किया जा सके। ओके, सो प्रिसाइज होता है और जनरल होता है, एंड क्वेश्चन शुड also be related to an area of responsibility of the government of India. So question should not seek information about the matter that are secret हो या फिर under adjudication before the court हो. It is the presiding officer of the two officers who finally decide करता है कि question किस तरीके का है. How frequently is question held? The process of asking and answering question जो है start with identifying the days. Okay, पहले तो होता था कुछ days होता था, बट अब धीमे धीमे क्या हुआ, नाउ क्वेश्चन आर जो है ये हर दिन होता है, एक्सेप्ट कुछ डेज होते हैं, 2 डेज हैं जो जब नहीं होता है। वो होता है प्रेसिडेंट जब एड्रेस करते हैं एमपीज फ्रॉम बोथ हाउस इन द सेंट्रल हॉल, ये हो गया। एंड द प्रेसिडेंट स्पीच टेक प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू लोकसभा एंड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ए न्यू पार्लियामेंट ईयर, तब नहीं होता है क्वेश्चन आर, बाकी सब डेज में होता है। सो क्वेश्चन आर इज नॉट शेड्यूल्ड ईदर ऑन द डे ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर जब प्रेजेंट करते हैं बजट, तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आर कब कब नहीं होता है। सो हाउ डज पार्लियामेंट मैनेज टू गेट सो मेनी क्वेश्चन आंसर? देखो एमपीज कैन स्पेसिफाई कि वो ओरल आंसर चाह रहे हैं या फिर रिटन रिस्पॉन्स चाह रहे हैं, एंड दे कैन पुट एन एस्ट्रिक अगेंस्ट देयर क्वेश्चन सिग्निफाइंग कि वो मिनिस्टर से जो है दैट दे वांट द मिनिस्टर टू आंसर द क्वेश्चन ऑन द फ्लोर, मतलब वो ओरल आंसर दे दें, तो वो हो जाएगा एक स्टार क्वेश्चन जहाँ पे ओरल आंसर दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, कि स्टार क्वेश्चंस क्या होते हैं। इसके बाद जो हाउ डू मिनिस्टर प्रिपेयर देयर आंसर, मिनिस्टर्स को जो है एक अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे जो है मिनिस्टर्स को आंसर लिख के देना पड़ता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, लगभग 15 दिन का टाइम होता है और वो जो है क्वेश्चन जो है वो जो जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो उस डिपार्टमेंट में जाता है, वहाँ से आंसर उस डिपार्टमेंट एज वेल उस डिस्ट्रिक्ट में वो क्वेश्चन जाता है और वहाँ से आंसर मांगा जाता है। इसके बाद क्या है, दे ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर शार्प फॉलो अप क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना पड़ता है, एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर क्लोज एट हैंड इन गैलरी में वो रहते हैं, सो दैट कि वो नोट्स एज वेल एज रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स मिनिस्टर्स को दे सकें इन आंसरिंग दैट क्वेश्चन। सो व्हेन एमपीज आर ट्राइंग टू गैदर डेटा एंड इंफॉर्मेशन की गवर्नमेंट की फंक्शनिंग क्या है कि दे प्रेफर द रिस्पॉन्सेज टू सच क्वेरी इन राइटिंग। ओके, वो राइटिंग में सारी चीज़ें चाहते हैं। सो रिस्पॉन्स टू दीज क्वेश्चंस आर प्लेस ऑन द टेबल ऑफ द पार्लियामेंट। इज देयर अ लिमिट टू द नंबर ऑफ क्वेश्चन? नंबर ऑफ क्वेश्चन की कोई भी लिमिट नहीं है। सो हैव देयर बीन प्रीवियस सेशन विद क्वेश्चन आर? पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड शो that during the Chinese aggression in 1962 winter session was advanced, बढ़ा दिया गया था, तो sitting of the house started at 12 p.m. and there was no question hour held. Okay, so before the session changes were made limiting the number of questions after following the agreement between the ruling and opposition, it was decided to suspend question hour. ये हुआ था 1962 में। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड दैट इज ओबीसी सब कैटेगराइजेशन फाइंड इन प्रोग्रेस बाय ए पैनल सो फॉर। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सब कैटेगराइजेशन ऑफ
शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ओबीसी में भी ऐसे ही चीजें चल रही हैं कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। सो व्हाट इज सब कैटेगराइजेशन? देखो, ओबीसीज आर ग्रांटेड लगभग कितना 27% ऑफ द रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो अब क्वेश्चन उठ रहा है कि सब कैटेगराइजेशन आना चाहिए। आउट ऑफ परसेप्शन ये है कि फ्यू एफ्लुएंट कम्युनिटीज होती हैं अमंग द ओवर 2600 जो कि सेंट्रल लिस्ट में है ऑफ ओबीसीज, उनको ही जो है मेजर पार्ट ऑफ द 27% रिजर्वेशन की फैसिलिटी मिल पाती है और लोगों को नहीं मिल पाती है। सो आर्गुमेंट ऑफ सब कैटेगराइजेशन वो निकल कर आ रहा है जिससे कि क्या होगा विद इन द ओबीसी। सो इज दैट इट वुड इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। सो क्या सारी कम्युनिटीज इक्वली रिप्रेजेंट हो पाएंगी? सो हु इज एग्जामिनिंग सब कैटेगराइजेशन? एक कमीशन है बैठा, इट टुक चार्ज ऑन अक्टूबर 11 2017। सो व्हाट आर द टर्म ऑफ रेफरेंस? क्या है? 3 टर्म्स हैं। एग्जामिन करेगा एक्सटेंट ऑफ इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अमंग द कास्ट और कम्युनिटीज जो कि ओबीसीज में इंक्लूड है, उन चीज़ों का इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ पहले देखेगा। ओके, एंड विद रेफरेंस टू सच क्लासेस जो कि सेंट्रल लिस्ट में है। ओके, एंड एक मैकेनिज्म, एक क्राइटेरिया, एक नॉर्म्स एज वेल एज पैरामीटर लाने की कोशिश करा जाएगा जिससे कि सब कैटेगराइजेशन विद इन सच ओबीसीज हो सके। ओके, और क्या होगा फिर? आइडेंटिफाइंग द रेस्पेक्टिव कास्ट, जब आइडेंटिफाई कर ली जाएगी उस सब कास्ट इन द सेंट्रल एंड क्लासीफाई करा जाएगा उसको रेस्पेक्टिव सब कैटेगरीज में। फोर्थ पॉइंट और ऐड हुआ, वो ये था कि वेरियस एंट्रीज इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज एंड रिकमेंडेड करेक्शन ऑफ एनी रेपिटिशन, एम्बिग्विटीज, इनकन्सिस्टेंसीज ऑफ एरर, ये सब भी देखा जाएगा। सो व्हाट प्रोग्रेस हैज इट मेड सो फॉर? ओके, द कमीशन रोट दैट इट इज रेडी विद अ ड्राफ्ट रिपोर्ट। ओके, ये कमीशन ने बोल दिया कि उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट अब तैयार हो गई है। सो व्हाट हैव इट्स फाइंडिंग सो फॉर? लगभग जो है 1.3 लाख सेंट्रल जॉब को जो है कमीशन ने एनालाइज करा। ओके, अंडर ओबीसी कोटा, और लगभग उन्होंने प्रीसीडिंग 5 इयर्स का पूरा डेटा खंगाला। ओके, कि किस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिक्रूटमेंट वगैरह हो रहे हैं, तो ये भी चीज़ें देखी गई। तो उसमें ये था कि लगभग 97% ऑफ ऑल जॉब्स अगर देखा जाए एंड एजुकेशनल सीट्स जो है वो 25% ऑफ द सब कास्ट में ही वो इंजॉय हो रही है, और हम 24.9% ऑफ द जॉब्स एंड सीट्स जो है वो 10 ओबीसी कम्युनिटीज में ही केवल जा रही है, बाकी लोग उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं। 983 ओबीसी कम्युनिटीज ऐसी हैं जिसमें 37% ऑफ द टोटल है जीरो रिप्रेजेंटेशन है, उनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन कम्युनिटीज में। ओके, 994 ओबीसी सबकास्ट ऐसी हैं जिनका टोटल रिप्रेजेंटेशन केवल 2% है। ओके, सो व्हाट इज द लेवल ऑफ ओबीसी रिक्रूटमेंट इन द सेंट्रल जॉब? अगर देखा जाए कि लेवल क्या है, सो डीओपीटी की अगर रिपोर्ट हम देखें तो ओबीसी रिप्रेजेंटेशन लगभग 13.1% है ग्रुप ए की सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में, 14.78 है ग्रुप बी में, एंड ग्रुप सी में 22.65 है। इस तरीके, जिसमें कि एक्सक्लूडिंग सफाई कर्मचारी, और 14.46 इन ग्रुप सी जिसमें कि सफाई कर्मचारी हैं। तो इस तरीके से रिजर्वेशन बेनिफिट्स जो है कुछ कम्युनिटीज नहीं एंजॉय कर पा रही हैं। ओके, ये रिपोर्ट आई है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।